हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल पीके पॉइंट फिजिक्स ओरिजिन में। अब फ्रेंड्स, आज मैं 2018 एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ, क्वेश्चन बैंक। और तुमको पता होगा कि जो 2018 का जो क्वेश्चन बैंक था ना, ये बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन आया था बोर्ड के हिस्ट्री में। जो भी बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन 2018 में आया था। तो हम लोग इस 2018 के सेशन को कंप्लीट करेंगे भाई आज। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है ना। एक से एक चुनिंदा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक से एक धमाकेदार क्वेश्चन है। और अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं पूरे वीडियो के लास्ट तक, तो 2018 का एक एक क्वेश्चन को, एक एक कंसेप्ट को हम समझेंगे, है कि नहीं। और तुमको मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर हम लोग एक क्वेश्चन, एक ईयर का क्वेश्चन बैंक सोल्व करते हैं तो उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, है कि नहीं। तो भाई चलते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन पे। देख लो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। देखो पहला क्वेश्चन क्या रहा है बाबू, पहला क्वेश्चन क्या रहा था ना, 2018 का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चालक चादर की सतह के निकट स्थिर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है कि नहीं। अगर सुनो, चालक क्या कर रहा है, चालक पदार्थ से बने, है ना। देख लो यहाँ पर एक पदार्थ जो कि चालक से बना हुआ है ना, कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। और भाई सुन लो, और यहाँ पर एक पतली चादर का बात हो रहा है, ठीक है। पतली चादर, असीमित आवेशित पतली चादर, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनाइट थिन शीट। अगर कोई इन्फिनाइट थिन शीट है तो उसके नियर में, उसके नजदीक में, है ना, किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देख लो बाबू, ये देख लो हमारा ये इन्फिनाइट थिन शीट है, ठीक है। देख लो ये एक इन्फिनाइट मैंने थिन शीट ले लिया, देखो ये एक इन्फिनाइट थिन शीट ले लिया, ठीक है। और बाबू जब हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो सुनो, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग गॉस लॉ यूज करते हैं, है कि नहीं। तो भाई हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देख लो यहाँ पर गॉस लॉ का यूज कर रहे हैं। देख लो ये आपका एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो ये जो हमारा सुनो, ये जो इन्फिनाइट प्लेन शीट था, असीमित, क्या बोल रहा है, असीमित आवेशित पतली चादर था, उसके निकट में एक बिंदु पी ले लेते हैं, ठीक है। और इस पी बिंदु का दूरी मानते हैं एक्स, है ना। चादर से दूरी कितना मानते हैं, एक्स मानते हैं, है कि नहीं। अब देख लो, तो भाई अगर यहाँ पर मैं विद्युत क्षेत्र निकालूंगा भाई, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना चाहूंगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये विद्युत क्षेत्र है ना, ये इसके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ये देखो, अब चालक से ये दूरी जो है ना, उस पर ये निर्भर नहीं करता है कि नहीं। अगर एक्स का मान ज्यादा रहेगा कम रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमारा विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सारे बच्चे इसे दिमाग में रखेंगे भाई। और ये बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन था, है कि नहीं। 2018 में जो पहला क्वेश्चन था ना, बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और ये गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था, है कि नहीं। देख लो, अब देख लो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन और भी ज्यादा दमदार है कि नहीं। देख लो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन है, और इसे बनाने के लिए तुम्हें कंसंट्रेट होना पड़ेगा, है कि नहीं। देख लो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कर भाई दो, देख लो दो कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है, दो धारिता दिया हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ पे संधारित्र का बात कर रहा है, कैपेसिटर का बात कर रहा है भाई। और कैपेसिटर में दो धारिता पता है कि नहीं। पहला का है C1, दूसरा है C2, और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया है कि नहीं। और उसके सिरों के बीच विभवांतर दिया हुआ है 1200 वोल्ट, है ना। दो कैपेसिटर पता है और दोनों का हमको धारिता पता है कि नहीं। और दोनों के बीच विभवांतर लगाया गया 1200 वोल्ट, है कि नहीं। अब कह रहा है कि C2 वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा। देख लो भाई, जैसे देख लो हमारे पास, देख लो ये हमारा दो संधारित्र है। पहला देख लो, पहला है आपका C1, दूसरा है C2, और दोनों को हम लोग जोड़ दिए हैं श्रेणी क्रम में, है कि नहीं। और ये इसके साथ एक देखो, ये इसका विभवांतर हो गया 1200 वोल्ट। ये 1200 वोल्ट का विभवांतर भी यहाँ पर आरोपित किया गया है। अब देख लो, ये इसका नाम है आपका C1, इसका नाम क्या है, C2 नाम है, ठीक है। C1 का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफेराड, और C2 कितना है, 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। देख लीजिए, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। देखो मीडियम कुछ नहीं है भाई, इंग्लिश और हिंदी मीडियम जो है ना कुछ नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो ये पूरे क्वेश्चंस को पढ़ोगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। देख लो, अगर ये C1 C2 पता है भाई यहाँ पे, और यहाँ पर जो आपका कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्ट है, और यहाँ पर देख लो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया 1200 वोल्ट, और हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 2 माइक्रोफेराड के क्रॉस, है कि नहीं। देख लो अब करते क्या है, सुन लो भाई। यहाँ पे ना सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो कैपेसिटर है ना सीरीज में कनेक्ट है।
तो सीरीज के लिए कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सीरीज के लिए कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है भाई CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, है कि नहीं? देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप्लाई करेंगे, है कि नहीं? तो जब ये फॉर्मूला को अप्लाई करोगे ना, तो जब CS का वैल्यू निकालोगे ना भाई, तो डायरेक्टली ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से देख लो ये हो जाएगा कितना, और ऊपर में कितना है देख लो, ये हो जाएगा 2 गुना 4/2 प्लस 4, ठीक है? ये हो जाएगा 8 कितना 6, यानी 4/3 आ गया, ठीक है भाई? 4/3 माइक्रोफेराड, ठीक है? देख लो ये 8/6 यानी CS कितना आ गया 4/3 माइक्रोफेराड। देख लो ये हमारा CS का वैल्यू हो गया 4/3 माइक्रोफेराड, है कि नहीं? ये हो गया आपका 4/3 माइक्रोफेराड में आएगा, ठीक है? अब देख लीजिए, समझिएगा। अब देखो अगर हमको 2 माइक्रोफेराड के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अगर 2 माइक्रोफेराड के क्रॉस हमको अगर विभवांतर निकालना है, तो कैसे निकालते भाई? देखो सबसे पहले ना हमको टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल आवेश है ना इस कैपेसिटर का, वो टोटल चार्ज अगर हम निकाल लेते हैं भाई, तो विभवांतर निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा, है कि नहीं? अगर टोटल आवेश यहाँ पर निकाल लेते हैं, कुल आवेश निकाल लेते हैं, तो हमको विभवांतर निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, है कि नहीं? देख लो अब भाई कुल आवेश के लिए फॉर्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल टू होता है CV। अब C तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वाला होगा, है कि नहीं? अब C का वैल्यू कितना है बताओ? 4/3 और गुना कितना 1200 है भाई, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, यानी आ जाएगा कितना 1600 कूलम आ गया, 1600 माइक्रो कूलम आ गया, है कि नहीं? टोटल चार्ज कितना आ गया 1600 माइक्रो कूलम, 1600 माइक्रो कूलम, है कि नहीं? अब देखिएगा, अब यहां से हमको पूछ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस 2 माइक्रोफेराड के क्रॉस, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, है ना? V का जब बात होगा भाई, तो ये देख लो V यहाँ पर जो V निकालना है ना, इसको V' मान लेते हैं, ठीक है? 2 माइक्रोफेराड के क्रॉस हमको निकालना है विभवांतर, ठीक है? तो भाई बताओ, अब देखो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? Q/C होता है कि नहीं? ये Q/C1 हो जाएगा, ठीक है? C1 का वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है, तो ये Q/C1 हो गया। अब Q कितना था बताओ? 1600/2, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 800, ठीक है? 800 आपका 800 वोल्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज निकालना है ना हमको, तो हमारा आंसर आ जाएगा 800 वोल्ट, है ना? उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है? देखो ध्यान दो, देखो बिल्कुल दिल और दिमाग में छप गया होगा, है कि नहीं? जब तक क्वेश्चन दिल और दिमाग में नहीं छपता है, तब तक तुमको बनाते रहना है, तब तक सोचना है, क्वेश्चन पे एनालिसिस करना है कि नहीं? प्रत्येक क्वेश्चन को ना दिल और दिमाग पे छाप लेना है कि नहीं? जब पढ़ाई करते हो ना, तो सारा चीज जो है ना, दिल दिमाग तन मन धन सब कुछ एकदम वहीं पर आना चाहिए, है कि नहीं? देखो सबसे पहले पढ़ने के लिए ना कॉपी कलम साथ में होना चाहिए भाई, और दिमाग भी वहीं पर होना चाहिए, है कि नहीं? अगर तुम दिमाग वहां पर नहीं रखोगे तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। सुन लो, तो भाई अगर देख लो 2 महीना तो बचे रहा है बोर्ड एग्जाम में, है कि नहीं? पूरे तन्मयता के साथ लग जाइए, है ना? देख लो इधर अगला क्वेश्चन क्या करे बाबू, सुनो, तो ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताओ? दूसरा का आंसर C आ जाएगा, है ना? यानी 800 वोल्ट हमारा आंसर आ गया, है कि नहीं? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सुनो। 3 नंबर क्वेश्चन और भी ज्यादा भयंकर क्वेश्चन है भाई, ठीक है? इसका एक अलग भौकाल है, ठीक है? एकदम भौकाली क्वेश्चन है कि नहीं? और मैं इसके कंसेप्ट को समझाऊंगा, इसके एक एक करके बताऊंगा, है ना? अगर तुम पूरे वीडियो को देख लिया तो तुमसे एक एक क्वेश्चन, देखो 2018 का जो क्वेश्चन बैंक है ना, जल्दी बच्चा सा नहीं बनता है, जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी करता है, तुमको एक एक क्वेश्चन में डीपली जाकर बताऊंगा, है कि नहीं? और तुम सब क्वेश्चन को बनाओगे। देख लो रटना पहले मना है, रटना नहीं है किसी को, है कि नहीं? पहले मैं बोल दिया था कि कोई भी बच्चा रटेगा नहीं, रटोगे तो तुम्हारा दिमाग संकीर्ण हो जाएगा, है कि नहीं? तुमको प्रत्येक क्वेश्चन को बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान दो। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, कि अगर देख लो एक फिगर दिया हुआ है हमारे पास, है कि नहीं? और इसमें Q आवेश पर कुल प्रभावी बल 0 है, तो कैपिटल Q बटा स्मॉल q का मान क्या है? देख लो ये हमारे पास एक डायग्राम पता है, और इसमें नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q 0, देन वैल्यू ऑफ कैपिटल Q बाई स्मॉल q। ये जो डायग्राम है ना बाबू, ये डायग्राम आपका वर्ग का है, स्क्वायर का डायग्राम है कि नहीं? अब यहां पर कह रहा है कि जो देख लो यहाँ पे 2 कैपिटल Q चार्ज है और 2 स्मॉल q है। सुनो अब देख लो, तो कैपिटल Q पर जो कह रहा है ना, एक कैपिटल Q पर जो है ना भाई, उस पर नेट बल 0 है। अब तुमको ये सोचना है ना कि ये कैपिटल Q जो है, देखो ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R हो जाएगा, ये स्क्वायर है भाई, तो स्क्वायर का साइड तो सब बराबर नहीं होता है ना? वर्ग का जो भुजा है वो आपस में बराबर होता है।
और अगर इसका बात होगा तो ये विकर्ण हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये सारे कंसेप्ट का मैं यूज करने वाला हूं, सुन लो, जितना भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ना सबका यूज होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब कह रहा है कि कैपिटल क्यू पर कुल बल 0 है, तो कैपिटल क्यू दो है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों में कोई भी ले लीजिए, है कि नहीं। अब देख लो, जब इसके चलते सुनो, अब देखो यहाँ पर देखो, ये भी इस पर बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा। आपको पता है कि प्रत्येक दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, दो चार्ज मिलकर फोर्स लगाता है, दो चार्ज मिलकर बल लगाता है कि नहीं। अब देख लो, ये इस पर बल कितना लगाएगा बताओ, ये देखो जो आपका ये क्यू था ना, ये बल लगाया F1, मान लेते हैं F1 लगाया, ठीक है। अब देखो ये भी तो बल लगाएगा भाई, और ये इस पर बल लगाया कितना, F2 बल लगाया, ठीक है। अब देख लो भाई, अब देखो ये क्यू था, ये भी क्यू था, दोनों छोटा क्यू था, स्मॉल क्यू था, अब ये दोनों ने मिलकर इस पर बल लगाया, है कि नहीं, ध्यान दो भाई। अब देख लो, अब बताओ तो दोनों का परिणामी बल निकालना पड़ेगा हमको, और जब दोनों का परिणामी बल निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ। देखो ये हो गया दोनों का परिणामी बल, ठीक है, ये हो गया दोनों का परिणामी बल, इसका नाम देते हैं Fr', ठीक है। ध्यान दो, देखो जब भी दो वेक्टर अगर एक पॉइंट पर है, दोनों के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री है, ठीक है। अगर कोई भी दो वेक्टर एक पॉइंट पर है और दोनों के बीच एंगल पता है, तो हमको दोनों का परिणामी निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। और देख लो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है बाबू। सबसे पहला बात क्या है, सुन लो कि यहाँ पर जो ये आपका F2 हो गया, ध्यान दो इधर, देख लो दोनों चार्ज आपस में सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, दूरी भी सेम है कि नहीं। अब देख लो दो आवेश बराबर है, दोनों का दूरी भी बराबर, तो इसके चलते हुआ क्या ना भाई कि आपका जो F1 जो है ना F2 के बराबर हो गया, और इसे मैं F मान लिया, देखो इसके F मान लेते हैं ना, F माना, ठीक है, क्लियर। अब देख लो, तो मैं जब Fr' निकालूंगा ना भाई, देखो इसको हम देख लो, जब Fr' निकालूंगा ना भाई, तो ये कितना हो जाएगा फॉर्मूला बताइए। ये हो जाएगा आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री, है कि नहीं। देख लो, अब यहां से बताओ Fr' कितना हो जाएगा भाई, ये Fr आपका डैश है, ये कितना हो जाएगा √अंडर, देख लो F1 F2 तो F ने मान लिए हैं, F1 F2 के बराबर क्या मान लिए, F मान लिए, है कि नहीं। अब यहां से देखो क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग लेट भी लिख सकते थे, है कि नहीं, देख लो इंग्लिश में इसको लेट लिख देंगे, है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान दो। देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है हिंदी इंग्लिश में, थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, न्यूमेरिकल बना रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट आना है तो सबको बन जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 0, देख लो cos 90 तो 0 ना होता है, तो यहाँ से देख लो Fr' जो है ना, ये हो जाएगा आपका कितना √2f का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2f। अब यहाँ से बाबू अगर फार्मूला पुट करेंगे ना, तो F का फार्मूला क्या होगा बताओ, F किसके किसके बीच का फोर्स था, जो आपका F था ना, देखो F1 F2 कहीं F माने थे, तो F1 और F2 जो है ना कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का बल है, छोटा क्यू और बड़ा क्यू के बीच का बल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो यहां से अगर मैं बल का सूत्र लिखूंगा कूलम के नियम से, तो ये हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई r स्क्वायर, है कि नहीं। ये हो गया हमारा बल का सूत्र, ध्यान दो इधर। अब देख लीजिए, अब देखो यहाँ पर क्या भाई, ये दोनों के चलते तो बल निकल गया, परिणामी बल, है कि नहीं। अगर दो चार्ज एक जगह पर बल लगाएगा तो परिणामी बल निकलेगा। अब देख लो, ये कैपिटल क्यू जो है ना, ये भी इस पर एक बल लगाएगा, इसका दिशा भी इधर ही जाएगा, देख लो दोनों प्लस प्लस है तो रिपल्सन होगा, तो इसका बल कितना हो गया Fr'। तो भाई जब Fr' निकालेंगे तब कितना आएगा, देख लो Fr' का जब बात करेंगे ना बाबू, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल वी क्यू बाई √2r का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों के बीच का डिस्टेंस √2r है ना, देख लो कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना √2r है, क्लियर। देखो फिगर का हमारा यही काम था, सुन लो, ये देखो इस क्यू, देखो ये क्यू जो चार्ज था ना, यहाँ पे दो फोर्स लगा, पहला का नाम है Fr' और दूसरा का नाम है Fr'। जो Fr' हुआ ना भाई, वो स्मॉल, दोनों स्मॉल क्यू के चलते परिणामी बल था, और जो Fr' है ना, वो कैपिटल क्यू का बल हो गया, ठीक है। अब कैपिटल क्यू का बल देखो इतना आ गया, ध्यान दो। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों का जो नेट बल है ना वो शून्य है, 0 के बराबर है, तो क्या करेंगे भाई, अब ध्यान दो। अब यहां से करना क्या है, ध्यान दो, सुनोगे। अब करना क्या है ना हमको
कि दोनों बल आपस में जोड़ दीजिए, एफ आर डैश प्लस एफ आर डबल डैश, है ना, और बराबर 0 कर दीजिए, है कि नहीं। अब जोड़ने के बाद रिजल्ट कितना आएगा बताओ। अब दोनों को जो जोड़ेंगे भाई तो ये कितना आ जाएगा बताइए। ये हो जाएगा √2 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और कितना कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, अब प्लस अगर मैं एफ आर डैश को जोड़ता हूं तब कितना आएगा बताओ। देख लो ये एफ आर डैश हम लोग निकाल लिए थे, है कि नहीं। तो भाई एफ आर डैश का वैल्यू कितना है भाई, देख लो एफ आर डैश का जो वैल्यू है ना, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, और कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई, देख लो √2r का होल स्क्वायर है भाई, तो √2r का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2r स्क्वायर आएगा कि नहीं बताओ। अब बराबर में 0 आ गया, क्योंकि दोनों का जो नेट बल था वो 0 के बराबर था, अब कुल बल 0 के बराबर था, तो बताओ क्यू आवेश पर कुल बल तो यही नजर लग रहा था, एफ आर डैश प्लस एफ आर डबल डैश। अब यहां से देखो हम क्या करेंगे, सुनो, अब देख लो दोनों में से किसी एक को माइनस में ले चल जाइए। अब देखो यहां से हम लिख दिए कितना, √2 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, ये हमारा हो गया, और कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई कितना आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये पूरा टर्म जो है ना देख रहे हो ना, इसको माइनस में ले जाता है, 0 को उधर ले चल जा रहा है कि नहीं, तो जो ये माइनस में जाएगा ना बाबू तो कितना हो जाएगा, -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई कितना 2r स्क्वायर, यहाँ से देख लो 1/4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ गया, √2 इंटू क्यू इज इक्वल टू -1/2, है ना, इंटू कैपिटल क्यू। इसलिए सुनो, इसलिए कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो निकालना था बाबू, तो ये क्यू इधर चला आएगा, ये इधर गुना में चला जाएगा, तो आ जाएगा -2√2, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, -2√2। यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर, सुनो क्वेश्चन नंबर जो 3 था ना, तो 3 का जो आंसर है ना बाबू -2√2 आएगा। अब देख लो उसका ऑप्शन क्या है, देख लो इसका एक ऑप्शन बी में है आपका 2√2, तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, है कि नहीं। देख लो रियली में इसका आंसर -2√2 आएगा, है ना, ये बी बराबर 2√2 दे रहा है ना, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर कुछ गलत है, देखो बोर्ड एग्जाम में भी 2√2 ही दिया था, लेकिन तुम कंफ्यूजन में थे, इसका रियल आंसर -2√2 होगा, है कि नहीं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड को लिखा गया है कि नहीं, इसका रियल आंसर -2√2 है भाई, ऑप्शन में 2√2 दे रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर वही आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा, है कि नहीं, लेकिन आपका ऑप्शन में नहीं दे रहा है, अब फिर भी हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं पालना, है कि नहीं। देख लो इधर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो, देख लो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो एक बार थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लो, सुनो अगला क्वेश्चन में कहता क्या है ना, सुनो एकदम ध्यान से मेरा बात सुनना, जो भी बोल रहे हैं एकदम कंसंट्रेट होकर सुनो मेरा बात, क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि भाई किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। अगर किसी वस्तु को आवेशित करते हैं भाई, सुनो, यानी देख लो, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज देन इट्स मास, अगर किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं तो मास क्या होगा, है कि नहीं। तो भाई जब किसी बॉडी को चार्ज करेंगे ना तो दो तरह से चार्ज कर सकते हैं, या तो उसको धनावेशित करेंगे या तो ऋणावेशित करेंगे, या तो पॉजिटिवली करेंगे तो नेगेटिवली करेंगे, है कि नहीं। आपको पता है कि जब पॉजिटिवली करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जब नेगेटिवली करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो एक में द्रव्यमान घटेगा, एक में द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यानी मास इंक्रीज और डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यानी देखो जब पॉजिटिवली में मास डिक्रीज करेगा यानी द्रव्यमान घटेगा, और नेगेटिव में द्रव्यमान बढ़ता है यानी आपका मास इंक्रीज करता है कि नहीं, ध्यान दो। लेकिन यहाँ पर खाली कह रहा है कि आवेशित किया जाता है, यहाँ पर और कोई बात नहीं बोल रहा है, तो आवेशित किया जाएगा ना तो में इंक्रीज और डिक्रीज होगा, यानी या तो घट सकता है तो बढ़ सकता है कि नहीं। सुनो अगर पॉजिटिव करते तो द्रव्यमान क्या होता, घट जाता, अगर नेगेटिव में द्रव्यमान क्या होता, बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पर खाली आवेशित बोल रहा है, तो आवेशित तो इसका आपका जो आंसर है ना मे बी में हो गया, में इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, यानी घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सुनो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो 5 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है बाबू, देखो इधर देखिए, कह रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू। देख लो अगर हमारे पास कोई डायपोल दिया हुआ, ये देखो डायपोल है, ठीक है, और डायपोल का डिस्टेंस r मान लिए,
सॉरी, डायपोल का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, देख लो ये आपका एल और एल मान लेते हैं, ठीक है। और ये इसका एक्सिस है, अक्ष है, ये इसका अक्ष हो गया है कि नहीं। अब यहां पर कोई पॉइंट रखा हुआ है भाई, और ये डिस्टेंस को आर मान लिया। आप बताइए कि अगर सुनो, अगर एक्सिस पर यानी अक्ष पर कोई बिंदु रहता है भाई, तो उसका विभव का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है ना, यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। पी बाई, ध्यान दो, पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। ये सुनो, डायपोल के केस में ऐसा होता है, सुन लो, द्विध्रुव के केस में ऐसा होता है फॉर्मूला। अगर किसी डायपोल के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट रहता है, कोई बिंदु रहता है, तो उसके चलते हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है कि नहीं। अब सिंस यहाँ पर कह रहा है कि आर जो है ना एल से बहुत बड़ा है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि सुनो लार्ज डिस्टेंस आर है कि नहीं, लार्ज माने बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। इसलिए तो आपका v हो जाएगा कितना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा p बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। यानी हमारा v जो है ना प्रोपोर्शनल किसका होगा, 1/r स्क्वायर का होगा, ठीक है। v किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई, 1/r स्क्वायर का, है कि नहीं। यहाँ से हम लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल क्या 1/r स्क्वायर, है कि नहीं, v प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब देख लो, तो ये आंसर कौन होगा बताओ, 1/r स्क्वायर, तो यही ना ऑप्शन है, सी आंसर है कि नहीं। आपका जो द्विध्रुव के केस के लिए हमारा आंसर क्या आएगा, सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि सुनो ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, देखिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड विल बी, है ना। इसका मतलब क्या है भाई कि देखो हमारे पास ना 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और कितना सुनो इतना वैल्यू के कितना कैपेसिटर को जोड़ेंगे ना कि 5 माइक्रोफैराड आंसर आएगा, है ना। यानी 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को हम जोड़ने पर 5 आना चाहिए, ठीक है भाई। किस तरह से जोड़ेंगे, और सुनो, और कह रहा कि कम से कम कितना का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दो, कितना का कम से कम का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, अधिक से अधिक नहीं बोला, कम से कम का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो, तो भाई यहाँ पर करते क्या, देख लो 2 कैपेसिटर को हम लोग जोड़ देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये 2 सीरीज में जुड़ गया, है कि नहीं, और बाकी को हम जोड़ देते हैं इसके साथ पैरेलल में, और बाकी को फिर पैरेलल में जोड़ दिए, है कि नहीं। देख लो ये 4 तरह के कैपेसिटर हम जोड़े हैं। पहला का वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, इसका भी वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, इसका वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैराड, इसका भी कितना 2 माइक्रोफैराड। अब देखिएगा ध्यान दो भाई, जब ये दोनों को जो तुम जोड़ोगे ना भाई, ये दोनों को जब कनेक्ट करोगे ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट आपका 1 आ जाएगा, ये दोनों का जो परिणामी है ना 1 आ जाएगा, ठीक है। सुन लो, ये आपका सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देख लो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, यानी आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, ऊपर वाला 1 आ गया। और सुनो 1 के साथ जब 2 को जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, है कि नहीं। सुन लो, क्योंकि समांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों जुड़ जाता है, ठीक है। और देख लो फिर 3 को जोड़ेंगे 2 के साथ तो 5 आ जाएगा। यानी सुनो, यानी 2 माइक्रोफैराड वाले 4 कैपेसिटर को जोड़ेंगे ना तो आपका प्रभावी धारिता 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा भाई, देख लो हमारा आंसर हो जाएगा ए, है कि नहीं, ये हमारा ए आंसर हो गया, ठीक है भाई। अब देख लो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो 7 क्वेश्चन कह रहा है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ, है ना। बताइए चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कैसे बढ़ता है, ये तुम लोग को पता भी होगा, है कि नहीं, ठीक है। तुमको पता होगा भाई कि चालक का तापमान बढ़ाने से ना उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ते जाता है। यानी जब किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। और सुनो, और जब बात अगर सेमी कंडक्टर का होता है यानी अर्धचालक का होता है तो उस केस में आपका टेम्परेचर बढ़ाने से, तापमान बढ़ाने से उसका घटता है आपका रेजिस्टिविटी और आपका रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध घटता है। अब प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है, ठीक है।
तो उस कंडीशन में बताओ क्या होगा, कंडक्टर के लिए क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। यानी तापमान बढ़ने से सुनो प्रतिरोध कब बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, सुनो क्वेश्चन 8 में कह रहा है ना बाबू, देखो इधर क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध है ना। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ कंडक्टर आर रिलेटेड एज, तो Vd प्रोपोर्शनल E होता है, ये सबको बताया हुआ है, ठीक है। देख लो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, तो आप जाइए देख लो पीछे जितना भी आपका वीडियो है ना सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भाई। अब जाइए आप खोलिए यूट्यूब को, ठीक है, मेरे चैनल पे जाइए और आपको सुनो अब जाके आप वहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन हो जाएगा, वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को पूरा बना लो एक बार, और जब वो बन जाता है ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। जितना भी हार्ड क्वेश्चन है ना मैंने वही सबको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो आप जाइएगा मिसलेनियस क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन में जाइएगा ना तो एवरीथिंग वहीं पर है, हर चीज वहीं पर है भाई, और बाकी आप क्वेश्चन बैंक को तो सोल्व कर ही रहे हैं, है कि नहीं। अब देख लो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, सुनो क्वेश्चन नंबर 9 और है बड़ा फाइन क्वेश्चन है कि नहीं। देख लो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B के संयुक्त उपस्थिति में गतिमान है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। ए चार्ज Q मूव्स इन रीजन व्हेन इलेक्ट्रिक E एंड मैग्नेटिक फील्ड B बोथ एग्जिस्ट, है ना। कहता है कि भाई सुनो, कहता है ना कि सुनो कि अगर कोई चार्ज गतिमान है, कोई चार्ज अगर मूविंग चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो कंबाइंड जो फोर्स होता है ना उस फोर्स का नाम क्या है भाई, और वो फोर्स किसके बराबर होता है। तो जो यहाँ कंबाइंड फोर्स होता है उसका नाम लॉरेंज फोर्स होता है, लॉरेंज बल, है कि नहीं। और लॉरेंज फोर्स जो होता है ना वो होता है Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B के बराबर, ठीक है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, C आंसर होगा, है कि नहीं, Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B, है ना, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 10 का करा, सुनो 10 क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन ही बार बार एग्जाम में आएगा, सुन लो ये सब देखो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन उससे बनता जाएगा, है कि नहीं। तो प्रैक्टिस आपको करना है प्रत्येक क्वेश्चन पे। अब क्या करा सुनो कह रहा है कि बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M इज कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइदर पार्टीज, है ना। एक बार मैग्नेट भाई एक छड़ चुंबक है, ठीक है, और उसका चुंबकीय घूर्ण कैपिटल M दिया हुआ, ठीक है, और उसको 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े का नया चुंबकीय घूर्ण क्या होगा। देखो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, देख लो ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और यहाँ पर का जो पोलर स्ट्रेंथ है वो प्लस M और ये आपका माइनस M है ना। ये इसका ध्रुव प्रबलता हो गया, इसका ध्रुव प्रबलता प्लस M, इसका ध्रुव प्रबलता माइनस M है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को L मान लिए। देख लो अब यहां से अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं भाई, चुंबकीय घूर्ण निकालते हैं भाई, तो चुंबकीय घूर्ण का फॉर्मूला कितना होता है, M इंटू कैपिटल L, है ना। अब देख लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देख लो क्या कहता है, सुन लो अब क्वेश्चन में कर रहा है बाबू कि अगर इसको सुनो, अगर इसको 2 पार्ट में बांट दिया जाए, अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, देख लो अभी पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, देख लो ये आपका 2 पार्ट में हम बांट दिए, है कि नहीं। अब जैसे ही 2 पार्ट में बांटेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा L/2 और ये भी कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा, लेंथ तो आधा दिन हो जाएगा। बाकी देखो ये जो M है ना दोनों का सेम रहेगा, जो ध्रुव प्रबलता है ना भाई वो दोनों का सेम रहेगा, है कि नहीं। आपका लेंथ आधा आधा हो जाएगा, है ना, हाफ हाफ हो जाएगा। अब नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालिएगा तो कितना होगा फॉर्मूला, M इंटू सुनो, और नया मैग्नेटिक मोमेंट जो निकलेगा, जो नया चुंबकीय घूर्ण जो निकलेगा ना, तो आइदर पार्ट का कह रहा है, दोनों में से कोई एक पार्ट का निकालना है। यहाँ पे टोटल 2 पार्ट में बढ़ गया है भाई, और दोनों में से कोई एक पार्ट का निकालना है मुझे, कैसे निकालेंगे देख लो, तो M इंटू L/2 हो जाएगा, है कि नहीं। ये हो जाएगा M इंटू L/2, यानी M इंटू L किसका फॉर्मूला 1 से देख लो, कैपिटल M का फॉर्मूला भाई कितना 2, यानी जो आपका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ना, जो नया चुंबकीय घूर्ण आएगा ना वो M/2 हो जाएगा, ठीक है। पहले का क्या, पहले का आधा हो जाएगा, देख लो M/2 आंसर आ गया, B आंसर आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो सुनो ये जो 2018 का क्वेश्चन सेटअप है ना बहुत ज्यादा तगड़ा सेटअप है कि नहीं। अब जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे ना भाई तभी मजा एग्जाम देने का आता है, ठीक है। असली मजा तब आता है ना जब इम्तिहान एकदम कठिन हो। आसान इम्तिहान में तो कोई भी कूद जाता है ना, कठिन इम्तिहान जब रहता है तब मजा आता है कि नहीं।
और तब देखो भौकाल भी मचता है कि नहीं। देख लो भौकाल कब मचता है, जब इम्तिहान कठिन होता है। जितना रास्ता कठिन होगा उतना ही आपका जीत जो है ना तगड़ा होता है, ठीक है। अगर कठिनाई आ रहा है भाई जिंदगी में तो समझ लो कि हम कुछ अच्छा करने वाले हैं, है कि नहीं। भगवान कठिनाई उसी को देता है जिस पर उनको भरोसा होता है। सबको कठिनाई नहीं मिलता है, कठिनाई उसी को मिलता है जो भरोसा होता है जिस पर, है कि नहीं। उसी को दुख मिलता है, उसी को तकलीफ मिलता है, उसी को दर्द मिलता है। अगर तुमको दुख है, अगर कोई तकलीफ है तो समझ लो कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है कि नहीं। देखो इधर ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो 11 नंबर में क्या कर रहा है भाई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है तो ये किसके समतुल्य है, ठीक है। ये जो इसका बीमीय सूत्र जो होता है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का जो बीमीय सूत्र है किसके बराबर है, किसके समतुल्य है कि नहीं। देख लो इधर, तो भाई देख लो ये जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज आइडेंटिकल, ये किसके इक्वल हो जाएगा। देख लो तो जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक डेंसिटी है। इलेक्ट्रिक डेंसिटी यानी क्या, विद्युतीय घनत्व, है कि नहीं। आप देख लीजिए, देख लो अब भाई ये जो डेंसिटी है ना वो मैग्नेटिक डेंसिटी के बराबर होता है ना। चूंकि इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात हो रहा है तो जब ये इलेक्ट्रिक डेंसिटी है मैग्नेटिक डेंसिटी, तो ये जो है ना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का जो डायमेंशनल फार्मूला है, बीमीय सूत्र जो होगा ना भाई, वो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिए, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सॉरी 12 क्या कहता है, सुनो। देखो 12 नंबर क्वेश्चन जो है ना, अब बिल्कुल आज का सबसे धमाकेदार क्वेश्चन यही है। हम कह सकते हैं कि सबसे तगड़ा क्वेश्चन है ना। तगड़ा का मतलब क्या है, जिसमें एकदम कंसेप्ट कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। ये मैग्नेट का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो एक बार। देखो किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद तुमसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, तुम उसको समझते जाओगे, बनते जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन क्या करा, सुनो कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है भाई, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 हो जाएगा, है कि नहीं। ये सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल R है भाई, इसका करंट I है, ठीक है। देखो इसको समझते हैं भाई, समझ के बनाते जाते हैं। देख लो ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, देख लो यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है। ये एक सर्कुलर कॉइल है भाई, और इस सर्कुलर कॉइल का सेंटर मान लेते हैं O मान लिए, है कि नहीं। इसका रेडियस कितना मान लिए, R मान लिए। और सुनो इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस हो गया, ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया। और यहाँ से x डिस्टेंस पर जो है ना, देखो ये x दूरी हो गया यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से x दूरी है भाई, देख लो ध्यान दो, ये दूरी कितना मान लिए, x मान लिए, ठीक है। देखो ये सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, देख लो ये आपका सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका सेंटर हो गया। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एक्सिस हो जाएगा, देख लो ये B एक्सिस हो गया, ठीक है। और जब इसको मिलाइएगा ना तो ये कितना हो जाएगा बताओ, √r² प्लस x², क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनो क्वेश्चन कुछ भी कहे भाई हम लोग को एकदम इजीली समझ जाना है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अक्ष पर कह रहा है केंद्र से कितने दूरी पर, देख लो ये दूरी है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का B/8 हो जाएगा। अब बताइए केंद्र से जो दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र, उसको तो B एक्सिस मान लिए ना, जो सेंटर से डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको तो B एक्सिस में मान लिए। तो कह रहा है कि B एक्सिस जो होगा ना बाबू, ये हो जाएगा कितना, सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का कितना 1/8, यानी B/8 हो जाएगा, ठीक है। B सेंटर का 8वां भाग, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर तो B एक्सिस के लिए आप बताओ, ध्यान दो, ये तो B एक्सिस हो गया, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, μ0I r² 2 × r² प्लस x² का पावर 3/2, है कि नहीं। ये तो हमारा एक्सिस के लिए फॉर्मूला होता है। अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है भाई, अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, अगर कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है कि नहीं, तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के एक्सिस पर अक्ष पर यही फॉर्मूला होता है। और देखो सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड B मान लिया, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना मान लिया, B मान लिया, ठीक है। तो B का वैल्यू कितना होता है बताओ, ये तो μ0I/2r में होता है भाई, μ0I/2r इंटू 8 पहले से इसमें, है कि नहीं। अब देखो यहाँ से बहुत सारे टर्म को कट कीजिए, μ0 से μ0 कटेगा, है कि नहीं। और 2 से 2 कट गया, और यहाँ से देख लो I से I कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अब बताइएगा यहाँ से कितना बचेगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 8r3, ध्यान दो इधर, ये हो गया 8r3 इज इक्वल टू कितना,
रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, सॉरी ये हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2, है कि नहीं। देख लो अब बस इतना के बाद तुमको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, है कि नहीं। फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, देख लो। कह रहा है कि एक वृत्ताकार लूप का त्रिज्या आर था भाई, उसमें करंट आई पास, देख लो करंट आई पास कर रहा था इसमें, है कि नहीं। और जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, देख लो यहाँ पर केंद्र पर कितना मान लिया, बी मान लिया, है कि नहीं। और वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितने दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान V/8 हो जाएगा। यानी जो एक्सिस का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके सेंटर का 1/8 हो जाएगा, B/8 हो जाएगा, है कि नहीं। देखो ये बी मान लिया तो B/8 हो गया, है कि नहीं। एक्सिस के लिए फॉर्मूला ये होता है भाई, और सेंटर के लिए फॉर्मूला ये होता है, और बटा में 8 पहले से, तो 8 से गुना कर दिए। सेंटर के लिए कितना होता है, μ0 I/2r। अब यहाँ से देख लो μ0 से μ0 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, यानी हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 8r³ बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, है कि नहीं। देख लो यहाँ पे अगर मैं, सुनो दोनों तरफ अगर, सुनो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2r का होल क्यू इज इक्वल टू कितना, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यू। देख लो ये कहां से आया, सुनो ये रिजल्ट कहां से आ गया, देखोगे तो ध्यान दो, ये कहां से आ गया भाई। तो ये जो है ना, देखो ये आपका 3/2 पावर है। हमने क्या किया ना कि 1/2 पावर, जो देख लो तुम पढ़ा होगा भाई, तो अगर x का पावर 1/2 होता है तो इसको √x लिखा जा सकता है कि नहीं। देख लो तो उसी तरह से देख लो यहाँ पर क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 को हम नहीं लिख सकते रूट में, अब 3 बच जाएगा तो 3 को हम लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, दोनों तरफ घनमूल ले लेंगे, है कि नहीं। टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ घनमूल लेने पर देख लो, घनमूल जब लेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा, देख लो ये आपका आ जाएगा 2r इज इक्वल टू कितना, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। क्लियर। अब देख लो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करेंगे, है कि नहीं। तो भाई जब स्क्वायरिंग करेंगे ना भाई, तब कितना मिलेगा बताओ, जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, यहां से कितना मिल गया, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसलिए x बराबर आ जाएगा कितना, रूट अंडर 3r स्क्वायर, यानी आपका कितना आ गया, रूट अंडर 3r। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया भाई। तो सो हमारा आंसर कौन हो गया, सी हो गया, है ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, है कि नहीं। ये 1 नंबर में पूछ दिया था, समझ लो भाई कितना इंपॉर्टेंट हार्ड क्वेश्चन हुआ था 2018 में। 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया था, 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था, है कि नहीं। तो बड़ा ही तगड़ा कंसेप्ट था इसका, बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ बनाना है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप हमको कमेंट में बताइएगा भाई, हमको बताइएगा कि सर ये हमको नहीं समझ में आया, ये हमसे नहीं बना, ठीक है। अब प्रत्येक बच्चे को हमसे कनेक्ट करना है। देखो तुमसे मेरा शिकायत क्या है ना भाई, कि देखो देखते तो हो वीडियो को, लेकिन तुम कनेक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। प्रत्येक बच्चा जो है वीडियो को लाइक करे, शेयर करें, है ना, और दूसरों को तक भी पहुंचाएं, जो भी आपके कनेक्ट में, जो भी आपके कांटेक्ट में, उस तक पहुंचाओ वीडियो को, कि देखो भाई 2018 का क्वेश्चन में कितना बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया गया, है कि नहीं। ये करना है सारे बच्चों को, जो भी वीडियो को देखते हो भाई, बस इतना तुमको सपोर्ट करना है और कुछ नहीं। बाकी तुमको मैं यहाँ से 100% डिलीवर करूंगा, है कि नहीं। देखो अभी दिवाली का दिन है, फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, तुम ही लोग लगे हुए हैं, है कि नहीं। तुम्हारे चलते इतना मेहनत कर रहे हैं, और तुम अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। देखो आप क्या कर रहा है, सुनो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर है 13 क्या कहता है, सुनो 13 क्वेश्चन में कर रहा है बाबू, ध्यान दो इंपॉर्टेंट है। देख लो 13 क्वेश्चन ही बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, देख लो। कहता है चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण एक सदिश राशि जो निर्दिष्ट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो वेक्टर का डायरेक्शन किधर से किधर होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। देख लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। अब तुमको पता होगा भाई कि मैग्नेट जो होता है ना, इसका डायरेक्शन ऐसे होता है, देख लो मैग्नेट में नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ की तरफ जाता है, और देख लो अब जब यहाँ बात होगा तो ये इधर जाएगा, साउथ से नॉर्थ। ये देखो यही तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है। देख लो पी का जो डायरेक्शन है ना, वो साउथ से नॉर्थ है ना। जो मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होता है ना मैग्नेटिक लाइंस का, चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा जो होता है ना, तो वो होता है किधर, साउथ से नॉर्थ की ओर, है कि नहीं। तो भाई ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा भाई, साउथ टू नॉर्थ, है कि नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, साउथ टू नॉर्थ, है कि नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर, है कि नहीं, दक्षिण से उत्तर।
उत्तर से दक्षिण कभी नहीं होगा, देख लो ये गलत हो जाएगा, है नहीं, दक्षिण से उत्तर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सुनो 14 क्वेश्चन कर रहा है बाबू, सुनो 14 नंबर में क्या कहता है, सुनो एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव गुण m है तथा लंबाई l है को r त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव गुण क्या होगा। A wire of magnetic dipole moment capital M and L is bent into shape of a semicircle of radius r. What will be its new dipole moment, है कि नहीं। देख लो भाई एक हमारे पास वायर है भाई, देख लो ये हमारे पास एक वायर है, देख लो ये जो है ना इसका शेप कितना है L, देखो ये मैग्नेट के फॉर्म में, ये आपका N हो गया, ये आपका S हो गया, इसका शेप इसका लेंथ कितना L दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लो तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालेंगे ना भाई तो m इंटू कितना हो जाएगा बताओ, m इंटू एल हो जाएगा, इसका हो गया प्लस m और इसका माइनस m हो गया, है कि नहीं। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये जो आपका जो सुनो जो एल लेंथ का जो आपका चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण था, देख लो चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण कहने का मतलब क्या है कि क्षण चुंबक है, बार मैग्नेट है। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिया हुआ था इसका मतलब है कि ये क्षण चुंबक है कि नहीं। क्षण चुंबक यानी बार मैग्नेट जो है ना वही तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, बार मैग्नेट यानी क्षण चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ था। अब क्वेश्चन को सेमी सर्किल में बेंड कर दिया गया, देख लो ये सेमी सर्किल में बेंड कर दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देख लो इसको इस तरह से बेंड कर दिया गया है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। ये हो जाएगा इसका नॉर्थ, ये क्या साउथ हो जाएगा, है कि नहीं। ये सेंटर है तो ये आर, तो ये भी कितना आर हो जाएगा। अब जब भाई इसका लेंथ टोटल एल था भाई, जब इसको बेंड करेंगे तो ये टोटल देखो, ये टोटल जो आप देख रहे हो ना ये वाला पूरा ये लेंथ जो देख रहे हो ना ये एल है, ठीक है। अब बताओ इसका जब पूरा का बात होता है तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा बताओ, परिधि कितना होता है, ठीक है। तो ये जब बात करेंगे एल का तो एल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पाई आर में, एल किस में बदल जाएगा पाई आर में, देख लो पाई आर में बदल जाएगा, जो एल है ना ये वाला पूरा वो पाई आर के बराबर हो जाएगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। अब यहां से अगर आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एल बाई पाई आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो तो नया मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा था, नया चुंबकीय घूर्ण पूछ रहा था, ये नया चुंबकीय घूर्ण कैसे निकालेंगे देख लो। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट को हम एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एम डैश बराबर फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू टू आर में हो जाएगा भाई। देख लो ये पूरा डिस्टेंस इसका टू आर हो गया ना, ये तो सेमी सर्किल हो गया था, अर्धवृत्त हो गया था ना, तो सेमी सर्किल का पूरा डिस्टेंस कितना टू आर ले लिया है ना। तो ये गुना करेंगे, देखो यहाँ पर नॉर्थ से साउथ के बीच का डिस्टेंस गुना किए थे, अब यहाँ भी नॉर्थ से साउथ के बीच का डिस्टेंस टू आर गुना करेंगे। अब ये गुना करोगे तो कितना हो जाएगा एम इंटू टू इंटू आर का वैल्यू कितना आ गया एल बाई पाई, है कि नहीं। अब यहाँ से देख लो ये हो जाएगा टू इंटू एम इंटू एल बाई पाई, टू इंटू एम इंटू एल का फॉर्मूला क्या था बताओ, इक्वेशन फर्स्ट में एम इंटू एल बराबर क्या था कैपिटल एम था, तो ये हो जाएगा टू इंटू एम बाई पाई, ठीक है। तो हमारा रियल आंसर क्या हो जाएगा टू एम बाई पाई, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है डी, ये आंसर गलत है कि नहीं, ये हमारा डी करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई, ठीक है। अगर कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया हुआ है भाई, उसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है, ठीक है, लेंथ एल है उसका, और सेमी सर्किल में बेंड कर दिया गया है, तो उसका नया डायपोल मोमेंट इसी तरह से निकलता है। न्यू डायपोल मोमेंट निकालेंगे नॉर्थ से साउथ का तो कितना हो जाएगा एम इंटू टू आर, है ना, दोनों के बीच का लेंथ, क्लियर। अब देख लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, 15 क्या कहता है सुनो। देखो यहाँ पर एक से एक दमदार क्वेश्चन है, एक से एक दमदार क्वेश्चन है, एक से एक लाजवाब क्वेश्चन है कि नहीं। 2015 में जो है ना एकदम लाजवाब क्वेश्चन का सेटअप था, और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का मजा ही कुछ और है कि नहीं। एकदम तगड़ा सेटअप था और तगड़ा कंसेप्ट भी था इसका, है कि नहीं। देखो और एक बात और देख लो, प्रत्येक चैप्टर से ना क्वेश्चन को उठाया था, एवरी चैप्टर को टच किया था। और जो हमारा एग्जाम जो होने वाला है ना 2023 में, सॉरी 2024 में जो हम लोग का एग्जाम होने वाला है ना, इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन को टच करेगा, प्रत्येक एवरी टॉपिक को टच करेगा। तो हम लोग का काम क्या है अभी से तैयार हो जाना, प्रिपेयर्ड हो जाना, है कि नहीं। अभी 2 महीना बच रहा है, 2 महीना काफी होता है, अगर 2 महीना में प्रिपेयर्ड हो जाएंगे ना तो उसका एक अलग मजा आएगा। देख लो जनवरी, देखो जो बच्चा अभी इधर दिसंबर के पहले तक पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लिया, ठीक है, जनवरी में उसको फिजिक्स को लेकर कभी किसी तरह का चिंता नहीं रहेगा, किसी तरह का टेंशन नहीं रहेगा, है कि नहीं। फिजिक्स में 100% स्कोर कर सकता है वो, ठीक है। अब देख लो क्या करा क्वेश्चन में, कह रहा किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। भाई बंद परिपथ का जो प्रतिरोध है कितना 10 ओम है। इस परिपथ से t सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर दिया हुआ है में परिवर्तित हो जाता है, तो इतना सेकंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है, ठीक है। देख लो
कह रहा है कि ये क्लोज सर्किट है, उसका रेजिस्टेंस आर दिया। देख लो ये आपका आर हो गया 10 ओम, और यहाँ पर टाइम कितना हो गया बताओ, टाइम हो गया 0.25 सेकेंड। दिस इज द टाइम, है कि नहीं। अब हमको निकालना है, देखो फ्लक्स दिया हुआ है, देख लो फ्लक्स कितना है भाई, फ्लक्स दिया हुआ है कितना 6t² और माइनस कितना 5t और प्लस 1 है कि नहीं, ये फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है भाई। और क्या पूछ रहा है बताओ, द फ्लक्स लिंक्ड वैरीज विद अकॉर्डिंग टू, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब टाइम दिया हुआ है, द करंट पूछ रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, यानी परिपथ से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। भाई अगर धारा का मान निकालना है मुझे तो हमको वोल्टेज चाहिए कि नहीं बताओ। लेकिन जब बात हो रहा है कॉइल का, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, आपको पता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के चलते ना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये कंसेप्ट पढ़ा होगा तुम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम का एक चैप्टर है भाई, एनसीईआरटी का 6ठा चैप्टर है, उसमें ये कंसेप्ट पढ़ाया गया होगा, है कि नहीं। अब यहां से अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, माइनस d∅dt, है कि नहीं। तो माइनस d/dt और 5 पुट करो, यहां से कितना है 5, 6t² माइनस 5t प्लस कितना 1 हो गया, है कि नहीं। अब यहां से देख लो माइनस 6 इंटू, अब देख लो सुनो माइनस तो बाहर कर दी, है कि नहीं। 6t² कितना हो जाएगा, देख लो 6 इंटू 2t हो जाएगा, क्योंकि t² का जो डिफरेंशिएशन है ना वो 2t हो जाता है कि नहीं। t² का कितना हो जाएगा 2t, यानी सुनो n इंटू एक्स का पावर n माइनस, देखो यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, n इंटू एक्स का पावर n - 1 और माइनस 5t है भाई, तो कितना 5 बाहर निकाल लेंगे तो t के रेस्पेक्ट में तो t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा ना, माइनस कितना कांस्टेंट का 0 हो जाता है। जब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना भाई तो e बराबर कितना आ गया बताओ, ये आ गया -12। देखो ये तो आपका 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा कितना -12t, माइनस में 12t और माइनस में 5 है पहले से, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं t का वैल्यू पुट करूंगा ना भाई 12 गुना 0.25 और माइनस में 5 है, तो जो देखो जब मैं यहाँ से गुना करता हूँ भाई, तो जब 12 में तुम 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका कितना आएगा बताओ, देखो 12 गुना 0.25, इसका वैल्यू कितना आता है थोड़ा सा मैं देखता हूं, देखो इसका 3 आ रहा है 3, और देख लो -5 है, ठीक है। ये हो जाएगा कितना -2 हो जाएगा, यानी +2 आ गया, ठीक है। देख लो यानी आपका ईएमएफ जो है ना +2 वोल्ट आया, बताओ ईएमएफ कितना वोल्ट आ गया, +2 वोल्ट आ गया, है कि नहीं। अब भाई हमको तो करंट निकालना है भाई, तो करंट कैसे निकलेगा बताओ। करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, I = क्या होता है बताओ, करंट के लिए फॉर्मूला होता है E/R, तो E का वैल्यू कितना है 2/R, कितना था बताओ, R तो 10 वोल्ट 10 ओम था ना, तो 2/10 यानी कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 0.2 एम्पियर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लो बी करेक्ट आंसर है कि नहीं। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, है ना। ये क्वेश्चन का जो सेटअप है ना बिल्कुल शानदार सेटअप है कि नहीं। देखो इधर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भाई 16 नंबर, देख लो इधर देख लो। अब देखो जो भी क्वेश्चन है ना यहाँ पे सबको बनाना है आपको, है कि नहीं। इस 16 में कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा दिया हुआ है 5 cos ωt और पोटेंशियल कितना है 200 sin ωt। वोल्टेज पता है भाई, वोल्टेज कितना दिया हुआ 5 cos ωt और करंट कितना है भाई 200 sin ωt। अब देख लो सबसे पहला तरीका क्या है भाई, हम लोग को देख लो, अगर सुनो अगर हम वोल्टेज दिया हुआ है करंट दिया हुआ है कि नहीं। अब देख लो हमको निकालना क्या है भाई, शक्ति हानि, है ना। देख लो इन एसी सर्किट सुनो क्या कर रहा है, एसी सर्किट में देखो वोल्टेज आर गिवन बाय 5 cos ωt एंड करंट देखो इतना दिया हुआ है, देखो सॉरी ये करंट दिया हुआ है, ठीक है। करंट 5 sin ωt 5 cos ωt है, देखो उल्टा लिख रहे हैं, ध्यान दो, ये करंट है ये वोल्टेज है कि नहीं। करंट दिया हुआ है 5 cos ωt और आपका वोल्टेज दिया हुआ है 200 sin ωt, है कि नहीं। अब कह रहा है कि पावर लॉस इन द सर्किट, पावर लॉस क्या होगा, है कि नहीं। देखो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है ना भाई, तो क्वेश्चन बैंक से तुम क्वेश्चन देख सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है तो तुम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देख लो, है कि नहीं। अब देख लो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो भाई यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा 200 और कॉस ये इसको क्या लिख सकते हैं ωt - π/2, ठीक है।
ध्यान दो, कॉस ओमेगा टी माइनस कितना पाई बाय 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इसको तुम चेंज करोगे तो ये साइन ओमेगा टी में आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ तुम क्या करोगे, माइनस कॉमन लेकर पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी करोगे, माइनस में तो कॉस कॉस माइनस ओमेगा टी तो आपका साइन ही हो जाएगा, है कि नहीं। देख लो, अब बताओ, ध्यान दो, सुनोगे, अब बताओ यहाँ पे, अब बताओ आई, सुनो, ओमेगा टी माइनस, हाँ ठीक है। अब देख लो, अब यहां से बताओ आई और भी के बीच फेज डिफरेंस कितना है भाई, है ना, दोनों के बीच कलांतर कितना है, कलांतर पहले निकालना होता है हम लोग को, है कि नहीं। कलांतर अगर निकालेंगे, देखो यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर ओमेगा टी माइनस 5/2 है, तो भाई यहाँ पर फाइव का वैल्यू कितना हो गया, पाई/2 हो गया ना भाई, यह ना कलांतर हो गया इसका, ये इसका फेज डिफरेंस हो गया, है कि नहीं, फेज डिफरेंस पता हो गया। अब हमको निकालना है पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो, पावर का फॉर्मूला होता है V0/√2 इंटू I0/√2 इंटू कॉस फाइव, ये कॉस फाइव हो जाता है, ठीक है। अब देख लो V0/√2 इंटू I0/√2 कॉस फाइव तो कॉस 19 हो गया बाबू, क्योंकि फेज डिफरेंस तो यहाँ पर पाई/2 आया ना, 90 आ गया ना, ये देख लो पाई/2 लिख सकते हैं, कि नहीं। तो भाई बताओ पाई/2 का वैल्यू कितना आता है, बताइए, पाई/2 तो जीरो हो जाता है, सो हमारा पावर लॉस कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो पावर लॉस होगा ना वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तुम बनाओ, सबसे पहले अगर कोई भी चीज दिया हुआ है, जैसे मान लो करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, सबको एक एक में कन्वर्ट करना है, ये कॉस में, तो ये भी कॉस में बदल दीजिए, या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वहां से हमको फेज डिफरेंस निकालना है, कलांतर निकालना है, और जो कलांतर आ गया ना उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। पावर लॉस का, पावर का फार्मूला यही होता है, यहाँ से कॉस फाइव का वैल्यू पुट करेंगे, जीरो आंसर आएगा, क्लियर। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सुनो, 17 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, है कि नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि सुनो, एक किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा दिया हुआ 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देख लो एनर्जी दिया हुआ 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं, वह किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। देख लो यहाँ पर करा द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 13.2 किलोटन वोल्ट, ठीक है। द रेडिएशन इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। देख लो सबसे पहले हम करेंगे क्या ना कि ये एनर्जी पता है भाई, देख लो यहाँ पर हम लोग देखो एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू SC/λ, ठीक है। अगर यहाँ से लैम्डा निकालते हैं ना भाई तो आ जाता है कितना 12,400, ठीक है, बटा E, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कितना 12,400 बटा E, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कितना एंगस्ट्रम में आता है, ठीक है, क्लियर। ये आपका फॉर्मूला हो गया लैम्डा निकालने का, लैम्डा मतलब क्या, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, है कि नहीं। अब यहां से देख लो ये हो जाएगा कितना 12,400, और सुनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब भाई देखो E का वैल्यू दिया हुआ है, देख लो इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 13.2 इंटू 10⁻³ और इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पहले से है कि नहीं। अब देखिएगा ये तो कैंसिल हो गया। अब देख लो यहां से जब मैं बात करूंगा ना भाई तो कितना हो जाएगा, देख लो ऊपर में तो आ गया 12,400 और नीचे में कितना आ जाएगा, देख लो यहां से जब मैं बात करूंगा भाई जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 13,200 आ जाएगा। अब कैसे 200 आएगा, देख लो यहां से जब पॉइंट हटाएंगे ना तो यहां से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। ये 3 पावर है तो ये 2 पावर बचेगा, और जब 132 में जब 2 पावर से गुना करेंगे तो 13,200 आ जाएगा, है कि नहीं, और एंगस्ट्रम में आएगा, यानी यहां से देखो कैंसिल हो गया। अब अगर मैं 124 में 132 से भागा देता हूं तब कितना आता है, देख लो 124 बटा 132 कितना आएगा, देख लो इधर ये हो जाएगा 124 भागा 132। बाबू ये जो है ना आपका आ गया कितना लैम्डा इज इक्वल टू, ध्यान दो 0.93 है ना, समथिंग आ रहा है, ठीक है। गुना 10 के पावर देख लो यहाँ पे जोड़ते हैं 2 4 6 8 10, ये आपका 10 के पावर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। देख लो इधर अब ये कितना आ जाएगा बताओ, देख लो ध्यान दो देखिएगा। अब यहां से मैं बात करूंगा ना भाई तो ये हो जाएगा 9.3 इंटू 10⁻, कितना, ठीक है, 10⁻ हो जाएगा कितना -11 हो जाएगा, ये है कि नहीं, -11 हो जाएगा ना। यहां से अगर मैं पावर को इधर जब लाता हूं भाई, जब पावर को जब यहां से इधर घसकाएंगे पावर
तो ये 10 तो पहले से था, है कि नहीं, है ना। अब देख लो 10 जब इधर से था तो माइनस पावर कितना 11 हो जाता है। और देख लो एंगस्ट्रॉम को जब मैं चेंज करूंगा ना भाई 10 के पावर माइनस 10 पावर होगा, है कि नहीं। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 9.3 इंटू यहाँ कितना बचेगा 10 बच जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो ये आपका आंसर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो आपका वेवलेंथ होता है ना 9.3 गुना 10 टू द पावर कितना है बताओ, 9 कितना था इसका वेवलेंथ कितना होता है एक्स रेज का। देखो यहाँ पर अब देखना पड़ेगा ना बाबू किसका वेवलेंथ है ये, है कि नहीं। देखो इस किसका वेवलेंथ है ये थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ, ठीक है। ये वेवलेंथ का जब बात किया जाएगा ना तो ये जो वेवलेंथ है ना, देख लो ये जो वेवलेंथ है ना बाबू, देखो ये जो वेवलेंथ है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है, ठीक है। देखो ये जो आपका था ना 0.93 तो था ही इसका, है कि नहीं, 0.93 आ गया, ठीक है। और एंगस्ट्रम में आएगा ना, ये एंगस्ट्रम में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना -10 मीटर में आ जाएगा, ठीक है। एंगस्ट्रम को चेंज करेंगे तो मीटर में आ गया, है कि नहीं। अब देख लो अब ये जो आपका इसको हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं कितना 9.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर में आ गया। अब ये जो आपका ये वेवलेंथ है ना भाई, तो ये वेवलेंथ देख लो, ये वेवलेंथ जो है ना एक्सरेज का वेवलेंथ है, ठीक है। एक्सरेज का आ रहा है 9.1 गुना 10 के पावर कितना -11 जो मीटर है, तो एक्सरेज का वेवलेंथ इतना होता है, ठीक है। देख लो जब तुम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा होगा ना तो ये वेवलेंथ का डाटा बताया गया होगा कौन किसका वेवलेंथ किसके किसके बीच में होता है कि नहीं। तो ये जो है आपका एक्स किरण का वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। देख लो हमारे पास डाटा है, उस डाटा को मैं देख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम पढ़ोगे ना भाई तो तुमको वो डाटा पता रहेगा कि किसके किसके बीच में होता है। वैसे मैं तुमको बता दूंगा भाई कि ये डाटा किसके लिए किसका कितना कितना होता है कि नहीं, तब ये क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। देख लो तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता बताओ, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। 18 क्वेश्चन में कह रहा है ना, देख लो कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा, है ना। अगर कोई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है भाई तो उसका जो विदृश्यक लेंस है ना, यानी जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना भाई वो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। सुन लो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो बनाता है कैसा रियल एंड लार्ज, है कि नहीं। इसको याद रखना है दिमाग में, है कि नहीं। अब देख लो क्वेश्चन क्या कर रहा है 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई एक उत्तल लेंस को सुनो, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। देख लो ए कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस देन द फोकल लेंथ। देख लो भाई तुमको मैंने बार बार बताया था, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ, आज ही बता रहा हूँ। सुनो भाई अगर कोई लेंस दिया हुआ है, ठीक है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना और जिस मीडियम में ले जाते हो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी उसका जो अपवर्तनांक है ना लेंस का, जहां से ले गया उसका और जहां ले गया उसका, दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों का अगर अपवर्तनांक सेम है तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है, आंसर क्या हो जाएगा बिकम इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन को मैंने एक बार नहीं कम से कम 4-5 बार बता चुका हूं, है कि नहीं। अभी तुम शुरू से अगर मेरा क्वेश्चन देखता होगा तो तुमको ये सारा चीज पता चलेगा, ठीक है। देखो अगर तुम चाहते हो कि क्वेश्चन बैंक बेहतर तरीका समझ में आए तो तुम शुरू से बनाओ, 2023 से लेकर जो भी अभी सोल्यूशन हुआ ना सबको बनाना है, ठीक है। तब तुमको एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तब देखो मजा आ जाएगा, है कि नहीं। तब तैयारी करने का एक अलग मजा ही आएगा, है कि नहीं। देख लो इधर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, सुनो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा बाबू, सुनोगे। अब कह रहा है 20 नंबर में, सुन लो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है कि नहीं। इस पर एकदम फोकस करना है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होकर सुनो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। प्रकाश का वेग एक माध्यम में भी है तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में कितना होगा, है कि नहीं। देख लो भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, सुनो यहाँ पर कह रहा है ना कि क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा। देख लो ये हमारे पास 2 मीडियम है भाई, ये हमारा पहला मीडियम है, ये हमारा सेकेंड मीडियम है कि नहीं। और यहां से कोई लाइट आया, इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। चलिए ठीक है, बात आई मान लेते हैं इसको, है कि नहीं। अब देख लो अब ये सेकेंड मीडियम में गया,
ठीक है, ये कितना हो गया, आर हो गया। क्लियर। अब पहला मीडियम के लिए वेलोसिटी कितना है, भी है कि नहीं। अब कह रहा है कि दूसरा मीडियम का कितना होगा। सुन लो, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है भाई। कि देख लो, हमारे पास दो मीडियम है, ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है कि नहीं। और पहला मीडियम का जो लाइट का वेलोसिटी है भी दिया हुआ है, और ये सुनो, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या होता है देख लो। इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो म्यू 1 मानेंगे, इसके लिए कितना, म्यू 2 मानेंगे, है कि नहीं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बताओ। स्नेल्स लॉ कहता है क्या फॉर्मूला, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, है कि नहीं बताओ। अब कह रहा है कि क्रांति कोण हो जा रहा है। सुन लो, सुनो, दूर को जाने वाली प्रकाश के लिए प्रकाश पुंज क्रांति कोण के बराबर है। क्रांति कोण कौन होगा बताओ। आप पढ़े होंगे कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है प्रकाश, तो जो आपतन कोण है ना वो क्रांति कोण कहलाता है। सुनो, ये आपका डेंसर मीडियम होगा, सघन, और ये क्या, विरल माध्यम होगा, है कि नहीं। अब क्रांति कोण कहलाएगा देख लो। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई भी। पहला माध्यम का तो वेलोसिटी भी ना है लाइट का भाई, और प्रकाश का तो सी है, प्रकाश का तो फिक्स होता है। और इंटू कितना, साइन I1 है, साइन I1 जो साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि यही तो क्रांति कोण बन जाता है। जो आपका आपतन कोण होता है ना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वही क्रांति कोण बन जाता है। और दूसरा माध्यम का जो अपवर्तन कोण है वो 90 के बराबर हो जाता है। यही क्रांति कोण का डिफिनीशन है ना, कि एक माध्यम से जो प्रकाश जा रहा है तो उसका जो आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हो जाता है थीटा के बराबर, क्रांति कोण के बराबर, क्रिटिकल एंगल के बराबर, है कि नहीं। और सुनो, दूसरा माध्यम में जो आर है ना वो 90 के बराबर हो जाता है। तो आर देख लो, आर 90 ले लीजिए, ये हो जाएगा सी बाई भी डैश मान लेते। देख लो, इस मीडियम का जो वेलोसिटी है ना उसको भी डैश मान लिया, हमको नहीं पता है भी डैश मान लेते हैं, भी डैश का वैल्यू हमको निकालना है। तो सी बाई भी डैश इंटू कितना, साइन 90 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो, अब यहाँ से भी डैश निकाल लो, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। देख लो, सी से सी कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अब देख लो बाबू, यहाँ से क्या होगा, इसको मैं इरेज करता हूं, है कि नहीं। देखो, तो जब यहां से मैं सॉल्व करूंगा ना भाई, तो हो जाएगा कितना, साइन थीटा बाई भी इज इक्वल टू कितना, 1 बाई भी डैश इंटू साइन 90 का 1 हो जाएगा। तो यहां से देख लो, भी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, भी बाई साइन थीटा हो जाएगा, है ना। यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा भाई, सी इज द करेक्ट आंसर, भी बाई साइन थीटा। ठीक है, भी बाई साइन थीटा किसमें है, देख लीजिए, भी बाई साइन थीटा किसमें है, सेकंड में है, बी में है, हाँ बी में। चलिए, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भी बाई साइन थीटा, है कि नहीं। यानी दूसरा मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ना, सुनो सॉरी, दूसरा मीडियम का जो प्रकाश का चाल होगा ना, दूसरा सेकंड मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा ना मीडियम में, ठीक है, वो हो जाएगा बी बाई साइन थीटा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है कि नहीं। कुछ नहीं किया है, देख लो, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल है। देखो, पहली बात क्या है कि देखो 2021 का क्वेश्चन बना रहे हो तो टाइम तो तुमको नहीं देखना है। अगर टाइम देखोगे तो तुमसे नहीं बन पाएगा, है कि नहीं। पढ़ाई में कोई टाइमिंग नहीं, है कि नहीं, एकदम पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम दूर होना चाहिए, टाइमिंग का क्या मतलब है कि नहीं। अब देख लो, कह रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5 आवर्धन क्षमता करनी हो तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितना होना चाहिए, है कि नहीं। ए मैग्नीफाइंग ग्लास टू बी यूज्ड एट फिक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 1 इंच। देख लो, ध्यान दो भाई, सुनोगे। सबसे पहले देखो, इसका मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 5। अब देख लो, एक तरह से सूक्ष्मदर्शी का बात हो रहा है, माइक्रोस्कोप का बात हो रहा है कि नहीं। देख लो, मैग्नीफाइंग ग्लास का बात हो रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या, लेंस का बात हो रहा है कि नहीं। ये एक तरह का उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब बताइए, लेंस के लिए m का वैल्यू कितना होता है, भी बाई यू इज इक्वल टू कितना, 5 है। और सुनो, u का वैल्यू जो दिया हुआ है ना 1 इंच है। देख लो, 1 इंच दिया हुआ u का वैल्यू, है कि नहीं। जो वस्तु है ना 1 इंच के डिस्टेंस पर आपका रखा हुआ, 1 इंच की दूरी पर है। ठीक है भाई, जो ऑब्जेक्ट है ना वो 1 इंच के डिस्टेंस पे है भाई। अब 1 इंच के डिस्टेंस पे आपको पता है कि इसे मान लो ये लेंस है, ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर 1 इंच के डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस 1 इंच है। ठीक है, ध्यान दो, सुनोगे। अब देखोगे ये 1 इंच के डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब बताइए, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना बाबू, और ये 5 आ गया, इसलिए v कितना आ जाएगा, -5 आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए, हमको निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालना है। फोकस दूरी कितना होगा, फोकस दूरी निकालना है भाई। सुन लो, देख लो, यहाँ पर दिया हुआ था कि 5 टाइम्स इसका मैग्निफिकेशन हो जाता है, मतलब इसका जो आकार है ना 5 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, माने m का वैल्यू 5 दिया हुआ था, है कि नहीं। अब देख लीजिए,
तो फार्मूला क्या होगा भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो जाएगा कितना, 1 कितना, ये हो जाएगा कितना 1/v, यानी v की जगह कितना आ जाएगा -5, और -1 कितना -1, u तो -1 दिया हुआ है ना। अब यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा कितना -1 और प्लस कितना 5, यानी हो जाएगा कितना 4/5। इसलिए अब एफ डैश हमको निकालना था, ठीक है, एफ निकालना था। अब एफ कितना आएगा, इसलिए एफ इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 5/4 हो जाएगा, उलट जाएगा है कि नहीं। अब 5 में जब 4 से भागा देंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ, 5/4 को जब हम कैलकुलेट करेंगे ना भाई तो 1.25 आ जाएगा। देख लो 1.25, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1.25 इंच। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था, है कि नहीं। 21 का सोल्यूशन बहुत ही तगड़ा सोल्यूशन था, बड़ा ही तगड़ा कंसेप्ट था इसका, है कि नहीं। अब देख लो 22 में क्या कहता है, सुनो। देखो अब जो भी क्वेश्चन है ना भाई, अब क्वेश्चन आसान है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन यही सब था। देखो दूर दिशा को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन होता है ना। टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस यूज्ड इज, हाइपरमेट्रोपिया अगर है आपको, अगर दूर दिशा तो कौन लेंस यूज करेंगे बताइए। देख लो निकट में करते हैं अवतल लेंस कॉनकेव, नियर में कॉनकेव और फार में कौन कॉन्वेक्स करेंगे, है कि नहीं। दूर दिशा में कॉन्वेक्स करते हैं, उत्तल करते हैं। तो उत्तल लेंस के लिए क्या कंडीशन होगा बताओ, उत्तल लेंस इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर ए आ गया, है कि नहीं। अब देख लीजिएगा 23 में आते हैं, ध्यान दो। ये 23 क्या कर रहा है, सुनो। 23 में क्या कर रहा है भाई कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन टेक प्लेस व्हेन ए मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म। देख लो ये भी बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देख लो, देखो इस क्वेश्चन को ना मैंने इस तरह से समझा था कि भाई हमने एक प्रिज्म को ले लिया, ठीक है, और एक लेजर लाइट को ले लिया। लेजर लाइट जो होता है ना एक वर्णीय प्रकाश होता है, उसको मोनोक्रोमैटिक लाइट कहा जाता है, ठीक है। अगर किसी प्रिज्म से तुम सनलाइट को पास करवाओगे तो 7 रंग में बढ़ जाएगा। अगर तुम लेजर लाइट को पास करवाओगे ना तो वो एक रंग में जो निकलेगा ना प्रिज्म से तो वो एक रंग में बटेगा, लेकिन डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिकल किया था, तुम भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास एक प्रिज्म है ना तो उस प्रिज्म में लेजर लाइट को पास करवाइए, लेजर लाइट थोड़ा सा डेविएट होकर एक ही कलर में आगे जाएगा, वो कभी भी 7 कलर में नहीं बटेगा, है कि नहीं। तो लेजर लाइट जो है ना एक वर्णीय प्रकाश कहलाता है, मोनोक्रोमैटिक लाइट कहलाता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सिंगल होता है उसको कहते हैं क्या, मोनोक्रोमैटिक, यानी एक वर्णीय कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, विचलन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विचलन होता है, ठीक है कि नहीं। देख लो विचलन हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। देख लो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा भाई, यहाँ पर विचलन होता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब देख लो 24 में क्या कह रहा है, सुनो। 24 क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित होता है ना। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन। जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं भाई, जो प्रकाशिक तंतु जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है, ध्यान दो। तो आपको बताया गया था कि जो प्रकाशिक तंतु है ना वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस्ड है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, है कि नहीं। देख लो देख लो अगला क्वेश्चन क्या कहता 25 में, ठीक है। देखो देखो इतना सारा क्वेश्चन बनाते बनाते ना बच्चा लोग बोर भी हो जाता है कि नहीं। लेकिन देखो ये क्वेश्चन का सेटअप ही ऐसा है, टाइम तो लगेगा ही, है कि नहीं। थोड़ा मैं भी तुमसे बात कर करके बना रहा हूँ, जल्दीबाजी में नहीं खींच रहा हूँ। जल्दीबाजी में खींचूंगा तुमको समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। तो इस चीज को समझिएगा आप, ध्यान दो। अब कह रहा क्वेश्चन में भाई देख लो इसका तो आंसर कितना आएगा, देख लो। उन दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिससे प्रकट किया जाता है। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स इज गिवन बाई। देख लो यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा ना तो देखो A1 बराबर दिया हुआ है 3 और A2 कितना है 4 है। अब यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा भाई रिजल्टेंट, यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना, ठीक है, महत्तम आयाम निकालना है, महत्तम परिणामी आयाम। तो महत्तम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए फार्मूला क्या होता है, देख लो ए मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, है कि नहीं। A1 स्क्वायर प्लस कितना A2 का स्क्वायर, है कि नहीं। और देख लो यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है, तो दोनों के बीच फाई जो होगा ना तो वो 90 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना
√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9 + 16, यानी हमारा आंसर कितना आएगा भाई 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 हमारा आंसर हो गया। ओके, ये दिस इज द आंसर है कि नहीं। अब देख लो अब क्या कहता है, सुनो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, सुनोगे 26 में कह रहा है ना भाई, देखो इधर 26 में कह रहा है ना कि द फेज डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बाई, तरंग का कलांतर फाई पथांतर डेल्टा एक्स से संबद्ध होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा आप लोग। 27 में क्या कहता है, सुन लो 27 में क्या कर रहा है, सुनो कह रहा है कि प्रकाश नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितना होता है, मिनट में। ठीक है, द रिजोल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज मिनट, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, 28 में क्या कर रहा है, सुनो 28 में कह रहा है ना भाई कि सुनो किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण को भी विभव तक त्वरित किया जाता है, कण की डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा। ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल v, द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। डिब्रोगली वेवलेंथ का आप देखो डायरेक्टली फार्मूला होता है। ठीक है, जब तुम थ्योरी पढ़ोगे ना डिब्रोगली वेवलेंथ का, डिब्रोगली एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो उन्होंने अपना तरंग दैर्ध्य का एक फार्मूला दिया था। ठीक है, तो भाई जब पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा, जब विभवांतर भी रहेगा, ठीक है, देखो वैसे इसका तरंग दैर्ध्य का फार्मूला सिंपल है, एक होता है P = h/λ, तो वहां से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विभवांतर दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, जब विभवांतर और काइनेटिक एनर्जी पता रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, h/√2qmv, है कि नहीं। ये इसका डायरेक्टली फार्मूला हो जाएगा, बिल्कुल फार्मूला पुटिंग हो गया। जब तुम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे ना तो वहां पर पढ़ना है डिब्रोगली वेवलेंथ, है ना, डिब्रोगली का तरंग दैर्ध्य। डिब्रोगली एक वैज्ञानिक का नाम था, तो उसके आधार पर उन्होंने अपना तरंग दैर्ध्य का इतना फार्मूला लाया था, वो हम लोग आगे डील करेंगे, है कि नहीं। देखो इधर अगला क्वेश्चन क्या करा 29 में, सुन लो 29 क्वेश्चन क्या कहता बाबू, देखोगे इसमें कह रहा है कि 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की इतना विकिरण ऊर्जा के फोटॉन्स की संख्या क्या होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज रेडिएशन ऑफ इतना विल बी। ठीक है, देख लो ये आपका जो है ना ये न्यू दिया हुआ है 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पता है, और देख लो एनर्जी दिया हुआ है कितना 6.62 जूल, ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है कि नहीं, ये 6.62 जूल हो गया। अब हमको फोटॉन्स का संख्या निकालना है। अब देख लो फॉर्मूला क्या होता है, E = h × न्यू होता है। ठीक है, h इंटू कितना न्यू, अब देख लो h × न्यू होता है। ठीक है, अब इसी में से अगर सुनो ये एक फोटोन का ये एनर्जी है, एक सिंगल फोटोन का एनर्जी होता है h × न्यू। अगर एक सिंगल फोटोन है, ठीक है, अगर एक फोटोन है ना उसका एनर्जी कितना होता है h × न्यू। अगर n फोटोन रहेगा तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब यहाँ से n अगर निकालेंगे ना तो हो जाएगा E/h न्यू, है कि नहीं। और देखो E का वैल्यू दिया हुआ है, देख लो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहा है भाई। E का वैल्यू कितना दिया हुआ बताओ, 6.62 दिया हुआ है। ठीक है भाई, और कितना बाई, और h क्या होता है सुनो, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है देख लो, तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.62 इंटू, देख लो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 होता है। ठीक है, और इंटू न्यू कितना है भाई 10⁻14 है, 14 दिया हुआ, 10⁻14 दिया हुआ। ठीक है, तो यहां से जब n निकालेंगे ना हम लोग तो n कितना आएगा बताओ, देख लो अगर यहां से n निकालते हैं भाई, देखो सबसे पहले तो ये देखो दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, है कि नहीं। ठीक है, अब यहां से देख लो ये हो जाएगा 1/10⁻⁻20, यानी यहां से ऊपर जाके 10⁻20 आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 10 कितना 20, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर सी, है कि नहीं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। देखो 2018 में जो एग्जाम हुआ था ना वो आपका मॉडर्न फिजिक्स से भी बहुत क्वेश्चन आया था, है कि नहीं, और लाइट से भी आया था, मैग्नेट से तो बहुत छाड़ था, मैग्नेट से तो बहुत क्वेश्चन था, है कि नहीं। देखो तीन ही चैप्टर तो इंपॉर्टेंट होते हैं, मैग्नेट हो गया, लाइट हो गया, है कि नहीं, और मॉडर्न हो गया। ये तीन टॉपिक जिसका कमांड हो गया तो बोर्ड में और प्लस में बोर्ड के बाद भी जो भी एग्जाम तुम्हारा आएगा वो सब सारा क्वेश्चन तुमसे बनेगा, है कि नहीं। अब देख लो क्वेश्चन क्या करा सुनो, 31 में क्या कहता है, 31 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है भाई, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान संख्या A है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगा, है कि नहीं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दिया हुआ है भाई Z एंड A, ठीक है, न्यूट्रॉन निकालना है तो हो जाएगा कितना A - Z।
बिल्कुल न्यूट्रॉन नंबर तुम पढ़ा होगा, ए माइनस जेड है कि नहीं, ये हमारा आंसर डी आएगा। ठीक है, देख लो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 32 में। कह रहा है कि नाभिकीय, सुनो ये नाभिकीय विक्रिया है भाई, नाभिकीय विक्रिया में कौन सा भौतिक राशियां क्या है वहां पे, देखिए थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है। कंजर्व होता है, कंजर्व मैंने क्या, संरक्षित होता है। ठीक है, ये नाभिकीय विक्रिया में कौन सा भौतिक राशि कंजर्व होगा, तो सभी कंजर्व हो जाएगा, टोटल यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब देख लो पैक्स का अर्थ क्या होता है, पैक्स का पूरा नाम क्या है, देख लो पैक्स का पूरा नाम क्या है, सॉरी फैक्स नाम है इसका, फैक्स। फैक्स का मीनिंग क्या होता है, फैक्स का मतलब होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। फैक्स का पूरा नाम क्या होता है भाई, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी, है कि नहीं। चलिए आगे, अब देख लो क्वेश्चन क्या रहा है भाई 34 में, क्या कर रहा है कि भाई एक अर्धचालक है, ठीक है, एक अर्धचालक है, एक सेमीकंडक्टर है और उसको T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया गया, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। ये सेमीकंडक्टर इज, सुनो, एक सेमीकंडक्टर इज कोल्ड फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन, देन इट्स रेजिस्टेंस, इसको T1 से T2 तक ठंडा किया गया है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा। आपको पता है कि जब सेमीकंडक्टर को ठंडा करता है ना तो प्रतिरोध बढ़ता है इसका, है कि नहीं, तो इसका इंक्रीज आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। और 35 में क्या करें बाबू कि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा और बीटा है, अगर धारा नियतांक अल्फा और बीटा होगा भाई तो अब क्या रिलेशन क्या होगा इसमें, इफ द करंट कांस्टेंट फॉर ट्रांजिस्टर आर अल्फा एंड बीटा, देन देख लो, तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा बीटा ग्रेटर देन अल्फा, है ना, ये हमारा आंसर बी आ जाएगा, है कि नहीं। क्या होगा आंसर भाई, बीटा ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा लेस देन बीटा। ठीक है, तो ये हमारा देख लो, ये 2018 का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन हो गया, है ना। देख लीजिए आपको करना क्या है ना कि सारे क्वेश्चंस को बारी बारी बनाना है। ठीक है, और 2023 से मैंने सोल्व किया था, देखो सेंटर ऑफ एग्जाम से लेकर अभी तक जो भी क्वेश्चन है मैंने सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं 2009 तक जाऊंगा भाई। तो पहले काम क्या है, तुम सारे वीडियो को देखो, सारा वीडियो का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे जाओगे तो सारा वीडियो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।